I am Kanak Sharma, working as an assistant professor in the Department of Mathematics at IB Postgraduate College, Panipat. Dear students, in our last lecture we have talked about how to use partial fractions. Basically we have studied the integration, solutions of integration by using partial fractions, and there we have also tried some numerical questions, and today in continuation to those we will further solve some problems, some numerical problems based on the method of partial fractions. There we have discussed some rules, and today we will just give a brief revision to those rules and then we will move to our questions. देखिए फर्स्ट रूल हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली है क्या। पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, हम अपने गिवन फ्रैक्शन को, गिवन अपने रेशनल एक्सप्रेशन को फर्दर सिंपलर फ्रैक्शंस में स्प्लिट कर देते हैं ना, फर्दर फ्रैक्शंस में उसको हम ब्रेक कर देते हैं, और जो आप फर्दर फ्रैक्शंस ले रहे हो, जो नई फ्रैक्शंस आप ले रहे हो, इन्हीं फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस। और ये पार्शियल फ्रैक्शन से हमें बेनिफिट क्या है, ये पार्शियल फ्रैक्शंस हमें इस पोर्शन को सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, जो भी ये फॉर्म्स आती हैं ये फॉर्म सिंपलर है, मीन्स आसान है, इन्हें डील करना मुश्किल है, लेकिन इन सिंपलर फॉर्म्स के साथ डील करना आसान होता है। तो हमने पढ़ा था कि अगर आपका एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है, मीन्स आपकी जो डिनोमिनेटर की डिग्री है वो न्यूमरेटर से ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे यहाँ अगर आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर की पावर कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर, बट आपका न्यूमरेटर है उसकी पावर कितनी है, एक्स। तो अगर डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस। ठीक है, ये क्या है, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस हैं। और प्रॉपर फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। तो देखिए क्या है, अगर आपके फैक्टर्स, ठीक है, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स लीनियर है, लीनियर मीन्स जिनकी पावर 1 है, तो आप उन्हें इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, मीन्स a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। देखिए आपको एक पता रफ सा आइडिया है आपके माइंड में कि अगर मुझे x माइनस ए का इंटीग्रेशन करना हो तो मुझे आता है log ऑफ x माइनस ए। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, डिनोमिनेटर वाले इन टर्म्स को इसी फॉर्म में चेंज कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे फॉर्म बना रही हूँ जिसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना क्या हो जाएगा, ईजियर हो जाएगा। तो देखिए कैसे हम यूज करते हैं, तो देखिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको इसको स्प्लिट करना है, तो आपके डिनोमिनेटर के दोनों फैक्टर्स कैसे हैं, लीनियर है। लीनियर मीन्स दोनों ही फैक्टर्स की पावर कितनी है, 1। तो हमने पढ़ा था हम उसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में क्या है, आपके फैक्टर्स तो लीनियर है बट उनमें रेपिटेशन हो रही है ना, ऊपर कोई भी रेपिटेशन नहीं थी, दोनों ही फैक्टर्स जो थे वो डिफरेंट थे, बट यहाँ आप देखिए ये टर्म रिपीट हो रही है क्योंकि इसका क्या है, स्क्वायर है। तो अगर आपके पास रेपिटेशन है तो आप क्या करते हैं, जो फैक्टर सिंगल है, ठीक है, एक ही बार आया, रिपीट नहीं हुआ, उसको तो एज इट इज लिखा a अपॉन एक्स माइनस ए। जिस फैक्टर में रेपिटेशन हुई उसको कैसे लिखा, b अपॉन एक्स माइनस बी प्लस c अपॉन एक्स माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ क्यूब होता तो आप एक और टर्म लिखते d अपॉन एक्स माइनस बी क्यूब। नेक्स्ट क्या है, देखिए ये फैक्टर्स कैसे थे, लीनियर फैक्टर्स थे। अगर आपका फैक्टर क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो आप पहले तो ट्राई कीजिए कि वो हो सके, अगर लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूस हो सके तो आप उसको लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूस कीजिए। बट अगर आपका फैक्टर रिड्यूस नहीं हो सकता तो क्या फॉर्मूला है सेकेंड डिग्री के फैक्टर्स के लिए, आपको क्या करना है, अब जस्ट एक कांस्टेंट नहीं लिखना, उसको दो कांस्टेंट्स की फॉर्म में लिखना, कैसे, ax प्लस बी डिवाइडेड बाय दैट फैक्टर एज इट इज। ठीक है, ये यही एक्सप्रेशन हो गया। अगर मैं इसको लीनियर की फॉर्म में लिखूं तो क्या होता है, ये x माइनस ए, ठीक है, देन इट कुड बी रिटन एज a अपॉन एक्स माइनस ए। ये तो सेम ही चीज है, कांस्टेंट था कांस्टेंट। अब आपकी ये टर्म कैसी है, एक क्वाड्रेटिक टर्म है ना। अगर ये टर्म क्वाड्रेटिक टर्म है तो आप इसको कैसे लिखोगे, ax प्लस बी की फॉर्म में। ठीक है, वही चीज की है जो आप लीनियर फैक्टर्स के साथ कर रहे थे। यहाँ पे आपके टर्म में क्या हुआ था, a और b सिंगल फैक्टर था, ठीक है, तो आपने सिंगल्स के लिए अलग अलग लिखा। बट अगर आपका ये फैक्टर क्वाड्रेटिक हो जाए तो आपका एक कांस्टेंट नहीं आएगा, बल्कि क्या आएंगे, ax प्लस b मीन्स एक लीनियर टर्म आएगी डिवाइडेड बाय दैट फैक्टर एज इट इज।
सिमिलरली यहाँ पे भी अगर रिपीटिशन हो जाए, ठीक है, जैसे यहाँ तो एक की पावर थी तो एक बार आ गया, अगर यहाँ रेपिटेशन हो जाए मीन्स 2 आ रहा है, स्क्वायर है, तो आपको एक नहीं बल्कि 2 टर्म्स लिखनी पड़ेंगी, एक बार सिंगल पावर के साथ और एक बार स्क्वायर के साथ। जैसे यहाँ लिखा था एक बार सिंगल पावर और फिर एक बार स्क्वायर, सेम थिंग हेयर। और न्यूमरेटर आपको पता है यहाँ पे तो कांस्टेंट्स थे तो कांस्टेंट रहे, यहाँ पे न्यूमरेटर लीनियर होता है तो आपकी सेकेंड टर्म के साथ भी क्या आएगा, फर्स्ट के साथ ax प्लस b, सेकेंड के साथ cx प्लस d। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक से रूल्स थे जो हम पार्शियल फ्रैक्शंस को सॉल्व करते टाइम यूज करते हैं, और लास्ट लेक्चर में हमने इनकी हेल्प से कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे। आज हम फर्दर कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, फर्स्ट क्वेश्चन हमने ऐसा सॉल्व किया था जिसमें डिनोमिनेटर में आपके लीनियर फैक्टर्स थे, ठीक है, x माइनस ए और x माइनस बी की फॉर्म में, और न्यूमरेटर में भी कोई टर्म थी। फिर सेकेंड क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था उसमें आपके फैक्टर्स में रिपीटिशन हो रही थी, ठीक है, फैक्टर्स ऐसे थे जो रेपिटेशन में थे तो हमने उसको भी वहां स्टडी किया था। अब नेक्स्ट क्या है, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या स्टेटमेंट आपको गिवन है, इवेल्युएट दिस इंटीग्रल, क्या इंटीग्रल गिवन है, 2x अपॉन x रेज टू पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12। अब देखिए हमारे पास x रेज टू पावर 4 के लिए पार्शियल फ्रैक्शंस में भी कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। हमने जो पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा उसमें या तो डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हो या फिर स्क्वायर वाले या क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हो। x रेज टू पावर 4 के लिए पार्शियल फ्रैक्शंस में भी हमारे पास कोई मेथड नहीं था, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसको क्वाड्रेटिक या लीनियर में चेंज करें, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, लेट अस पुट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। हमने क्या किया, x स्क्वायर को y पुट किया। x स्क्वायर को y पुट करने से क्या होगा, x स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर कर दो मीन्स x रेज टू पावर 4 क्या हो जाएगी आपकी y स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, देखिए ये टर्म क्या बन जाएगी, x रेज टू पावर 4 का मतलब क्या हो गया अब y स्क्वायर माइनस 7 x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y प्लस 12, ठीक है। अब देखिए न्यूमरेटर को भी चेंज करें, dx आपको चेंज करना है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, इट विल बी 2x dx इज इक्वल्स टू dy। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, 2x dx मीन्स 2x dx इज इक्वल्स टू dy। तो देखिए आपका इंटीग्रल जो है काफी सिंपलर फॉर्म ले चुका है ना। सब्स्टिट्यूशन से मुझे क्या मिला, क्या सब्स्टिट्यूशन हमने यूज की थी, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। देखिए मुझे सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से जो डिनोमिनेटर है वो एक ऐसी फॉर्म मिल गई जिसको मुझे पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस करना आता है। तो हमने क्या किया, तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जब आप सॉल्व करोगे आपको डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शंस दिख जाएंगे। हो सकता है आपको किसी स्टेप पे उसको पहले सब्स्टिट्यूशन का यूज करना पड़े, देन आपके पार्शियल फ्रैक्शंस की हेल्प से आपका जो फ्रैक्शन है वो इजियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। फ्रैक्शन जो है वो एक सिंपलर फॉर्म में ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है, 4th डिग्री से हम 2nd डिग्रीज में आ चुके हैं, और मुझे पता है कि 2nd डिग्री की टर्म्स को अगर डिनोमिनेटर में 2nd डिग्री की टर्म्स हैं तो मैं उन्हें पार्शियल फ्रैक्शंस की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। देखिए फर्दर हम ट्राई करेंगे कि मेरा डिनोमिनेटर और सिंपल हो जाए, कि क्या ये और सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस हो सकता है, तो कैसे रिड्यूस करेंगे, वी विल ट्राई टू मेक इट्स फैक्टर्स, ठीक है। हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, माइनस 7y इट विल बी माइनस 4y माइनस 3y प्लस 12, एंड इफ आई टेक कॉमन देन इट विल बी, आप कॉमन लीजिए, क्या बन जाएगा, y इज फ्रॉम कॉमन फ्रॉम हेयर, देन इट विल बी y minus 4, and if I take common minus 3 here then it will be y minus 4 again, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या टर्म्स मिल रही है, फैक्टर्स की फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है। नाउ आई कैन रीराइट इट एज y minus 4 इंटू y minus 3। आप देखिए आपकी जो फ्रैक्शन है ये बहुत ही सिंपल हो गई है, किस में ब्रेक हो चुकी है ये, y minus 4 और y minus 3 में। तो अब आपको पता है फिर आप क्या करते हो, लेट 1 अपॉन वाई माइनस 4, मैं इसके क्या करूंगी, पार्शियल फ्रैक्शंस बनाऊंगी, पार्शियल फ्रैक्शंस में इसको रिड्यूस करेंगे। और आपको पता है डिनोमिनेटर में कैसे टर्म्स है, लीनियर टर्म्स है, 1st डिग्री है,
और कोई भी टर्म रिपीट भी नहीं हो रही है, तो ना ही रेपिटिशन है और टर्म्स भी सारे लीनियर हैं। तो आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शंस क्या बनेंगी, a/y-4 प्लस b/y-। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था जब क्वेश्चंस ट्राई किए थे। नेक्स्ट आप क्या करते हो, डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर्स हैं उनसे थ्रू आउट हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मुझे इस राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी तो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बी जस्ट 1 इज इक्वल्स टू, जब आप a को मल्टीप्लाई करोगे तो y-4 कैंसिल हो जाएगा, जस्ट क्या रहेगा y-3। एंड नेक्स्ट में क्या होगा, b इंटू y-4। हमने जस्ट क्या किया है, इस डिनोमिनेटर वाली टर्म से थ्रू आउट मल्टीप्लीकेशन की है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, या तो आप दोनों साइड से कोफिशिएंट्स को कंपेयर कीजिए, ठीक है, या फिर आप इस फैक्टर को 0 बनाओ और एक बार इस फैक्टर को। तो मान लीजिए मुझे 0 इसको बनाना है, तो दिस टर्म विल बी 0 इफ y इज इक्वल्स टू 3। तो इसको 0 करने के लिए मैंने क्या किया, पुट y इज इक्वल्स टू 3। देखिए y को 3 पुट करेंगे, देन 1 इज इक्वल्स टू y, 3 पुट करने से 0 हो गया, एंड इट विल बी 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 इज -1 मीन्स माइनस b। तो b की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, b इज इक्वल्स टू -1। अब मुझे a फाइंड आउट करना है, तो a कब आएगा, अगर मैं b वाली टर्म्स को 0 कर दूं। b वाली टर्म्स 0 कब होंगी, अगर y कितना हो जाएगा, 4। सो लेट अस सपोज दैट y इज इक्वल्स टू 4। y को 4 पुट करने से क्या होगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे तो कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि वहां पे y की टर्म्स है ही नहीं। ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 0। यहाँ क्या बचेगा, 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 इज योर 1 मीन्स 1 इंटू a। तो देखिए a की वैल्यू 1 आई है, b की वैल्यू -1। अब मैं इसको अगर यहाँ पुट कर दूं, ठीक है, a आपका कितना आया है, आपको वापस से क्या करना है, उसको बैक सब्स्टिट्यूट करना है। योर a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज योर -1, ठीक है, देन इट विल बी -1। देखिए हमने क्या किया था, हमने इस टर्म को 1/y-4 y-3 को इस फॉर्म में चेंज कर लिया, और मुझे क्या करना था, इंटीग्रेशन भी इसी टर्म का फाइंड आउट करना है, यही करना है मुझे। मीन्स मुझे क्या करना है, जस्ट इस वैल्यू को इससे रिप्लेस कर देना है ना। तो यही वैल्यू थी ये 1/y-4 y-3। मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1/y-4 minus 1/y-3 एंड आई हैव टू इंटीग्रेट दिस टर्म। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ मॉडुलस ऑफ y-4 एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी log ऑफ मॉडुलस ऑफ y-3 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बट हमारी जो स्टार्टिंग इक्वेशन थी, जो स्टार्टिंग क्वेश्चन था, वो किसके टर्म्स में गिवन था, x के टर्म्स में। तो आप जो आंसर रिटर्न करोगे दैट विल ऑल्सो बी इन द टर्म्स ऑफ x। तो आपने क्या पुट किया था, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ y की जगह आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर पुट करना है। इट विल बी एक्स स्क्वायर -3 प्लस c एंड दिस इज योर आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें डिनोमिनेटर में 4th पावर आ रही थी, उसमें हमें पहले तो सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेनी पड़ी, और फिर सब्स्टिट्यूशन से वो एक क्वाड्रेटिक टर्म बनी, और जिसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस की हेल्प से इजीली सॉल्व किया। तो पार्शियल फ्रैक्शन से हमें क्या है, डिफिकल्ट जो टर्म्स हैं, डिफिकल्ट जो इंटीग्रल्स हैं, उन्हें सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। आइए अब हम एक और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू इवेल्युएट दिस इंटीग्रल in which x cube minus 5x divided by x square minus 9 into x square plus 1। देखिए डिनोमिनेटर की अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, स्क्वायर को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे टर्म्स आएंगी, जिसमें x की पावर कितनी होगी 4, और जो न्यूमिनेटर है उसमें x की पावर कितनी है 3। तो इट मीन्स ये मेरी जो है कैसे फ्रैक्शंस हो गई, प्रॉपर फ्रैक्शंस। डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो न्यूमिनेटर से ज़्यादा है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक होगा ये, अभी न्यूमिनेटर एज इट इज रहेगा एक्स क्यूब माइनस 5x। डिनोमिनेटर में क्या है, क्वाड्रेटिक टर्म्स है, हम क्या करेंगे इन्हें ब्रेक करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो इट कुड बी रिटन एज एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। सेकेंड फैक्टर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम इस फैक्टर को रिड्यूस नहीं कर सकते लीनियर फैक्टर्स में,
जो फैक्टर लीनियर्स में रिड्यूस हो सकता है उसे आप रिड्यूस करेंगे, जो फैक्टर लीनियर्स में रिड्यूस नहीं हो सकता उसको हम एज इट इज रखेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है, वो एज इट इज रहेगा एंड इट इज dx। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम इनको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करेंगे। ठीक है, कैसे ब्रेक करेंगे, लेट we know that x cube minus 5x divided by x plus 3 into x minus 3 into x square plus 1, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, मुझे क्या करना है, इसके फ्रैक्शंस बनानी है। तो देखिए ये फैक्टर लीनियर है, ये फैक्टर लीनियर है, ये फैक्टर क्वाड्रेटिक है, रेपिटेशन कहीं भी नहीं हुई, तीनों फैक्टर्स कैसे हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो आप इसको कैसे लिखोगे, लीनियर फैक्टर्स के लिए a अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस में जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, आपको पता है क्वाड्रेटिक को कैसे लिखते हैं, सी एक्स प्लस डी, है ना, इस फॉर्म में लिखते हैं, डिवाइडेड बाय जो भी वो फैक्टर हो वो एज इट इज। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, थ्रू आउट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन को थ्रू आउट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाइंग बाय दिस फैक्टर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करोगे इस फैक्टर से तो डिनोमिनेटर से तो कैंसिल हो जाएगा, आपने थ्रू आउट मल्टीप्लीकेशन करनी है। देन इट विल बी एक्स क्यूब माइनस 5x इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म्स विल बी एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। b के साथ क्या होगा, x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी दो टर्म्स हैं दैट विल रिमेन, मीन्स x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। और cx प्लस d के साथ क्या होगी, हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, बाकी दोनों टर्म्स मीन्स x माइनस 3 और x प्लस 3 क्या है वो एज इट इज रहेंगी। फिर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो, या आप किन्हीं किन्हीं पर्टिकुलर टर्म्स को जीरो भी बना सकते हो। देखिए अगर मैं x को 3 पुट कर दूं, ठीक है, पुट x इज इक्वल्स टू 3, क्या होगा 3 पुट करने से, 3 क्यूब इज 27 माइनस 3 15, 3 इंटू 5 इज 15। और जब आप 3 पुट करोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, सारी जीरो हो जाएगी। यहाँ आप 3 पुट करोगे ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, सिर्फ कौन सी टर्म्स बचेंगी हमारे पास, b वाली। तो क्या बचेगा, b इंटू 3 प्लस 3 6 एंड इट इज 3 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 10। ठीक है, 9 प्लस 1 इज 10, सो इट विल बी इट इज 12 इज इक्वल्स टू 60p, और यू कैन राइट इट फ्रॉम हेयर एज b इज इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, 60 डिवाइड हो जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 1/5। अब देखिए अगर मैं x को -3 पुट करूं, ठीक है, x को -3 पुट कीजिए, क्या होगा, इट विल बी -3 क्यूब माइनस 27 एंड -3 इज प्लस 15। -3 पुट करने से a वाली टर्म्स आएंगी आपकी, क्या होगी ये, -6 एंड इट विल बी 10। और -3 पुट करने से ये सारा फैक्टर जीरो हो गया, यहाँ पे -3 पुट करने से ये भी सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बी -12 इज इक्वल्स टू -60 a एंड अगेन वैल्यू ऑफ a इज ऑल्सो 1/5। a की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1/5। बट आप देखिए मुझे c और d निकालने हैं, और कोई भी फैक्टर 3 और -3 तो हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, बट अब कोई भी फैक्टर मुझे ऐसा नहीं मिल रहा जिसको पुट करने से मुझे c और d मिल जाए। तो c और d फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन टर्म्स को के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं a और b ये पोर्शन रब कर रही हूँ, आर b इज इक्वल्स टू 1/5 एंड a इज ऑल्सो 1/5। इसको वापस से पुट करें, a इज इक्वल्स टू 1/5 एंड b इज ऑल्सो योर 1/5। अब मुझे क्या करना है, c और d फाइंड आउट करना है, बट अब सब्स्टिट्यूशन से पुट करने से तो वैल्यूज नहीं आ रही। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। देखिए आपके पास दो मेथड्स हैं, या तो आप ये सारी इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर a को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके b से मल्टीप्लाई करो, और इन तीनों टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, जैसे हमने अभी पहले एक एग्जाम्पल में किया था। बट आप स्मार्टली भी इस चीज़ को कर सकते हो, कैसे, सपोज मुझे कंपेयर करने हैं कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट्स। ठीक है, कंपेयर
कोफिशिएंट्स ऑफ कांस्टेंट टर्म्स। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे तो है ही नहीं कोई भी, ठीक है, क्योंकि एक एक्स क्यूब है और एक एक्स है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट कितना है, 0। और आप देखिए यहाँ से अगर मैं कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट निकालूं तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या आएगी, सिर्फ जब आप 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर a मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, -3a। यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या आएगी, जब आप x को मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट्स आएंगे, लेकिन कांस्टेंट x के वाली टर्म्स आएंगी, बट कांस्टेंट कब आएगा, जब आप 1 और 3 को मल्टीप्लाई करो। यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म आएगी दैट विल बी c के साथ तो हमेशा x है, तो ये तो कांस्टेंट बनेगा नहीं, आप किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए। d कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट कब आएगा, 3 और d की जब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी मीन्स इट विल बी -9d। स्टूडेंट्स, अगर आप डायरेक्ट उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको डायरेक्ट ऐसे इक्वेट करना मुश्किल लग रहा है, तो आप इसे डायरेक्ट ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हो। आप सारी मल्टीप्लीकेशन को ओपन कीजिए, फिर आप जो भी कांस्टेंट कोफिशिएंट से कंपेयर कर सकते हो। नाउ पुट वैल्यू ऑफ a इज 1/5 एंड वैल्यू ऑफ b इज अगेन 1/5। सो बोथ ऑफ दीज टर्म्स विल गेट कैंसल आउट, और यहाँ से हमें d की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c ऑल्सो। d तो कैलकुलेट हो चुका है, मुझे c की वैल्यू निकालनी है। नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, देखिए एक्स क्यूब क्या आएगा, जब आप एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, और वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a से। तो यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपका क्या आएगा, a प्लस में इस टर्म से एक्स क्यूब का एक्स क्यूब कब आएगा, जब आप एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करोगे, और b जब बाहर है तो वो मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, bx क्यूब। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, b। इस टर्म से अगर मैं कोफिशिएंट फाइंड आउट करूं देन इट विल बी x इंटू एक्स इंटू एक्स, इट विल बी c। आप डायरेक्ट ओपन करके भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए a और b की वैल्यूज मुझे पता है, a इज योर 1/5, b इज अगेन 1/5, आप इन्हें ऐड करोगे देन इट विल बी 2/5। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - 2/5, एंड वी कैन टेक एलसीएम फ्रॉम हियर, 5 - 2/5 इट इज 3/5। तो c की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 3/5, और d की वैल्यू कितनी आई है, 0। तो मैं इस पार्शियल फ्रैक्शन में पुट कर दूं, d आपका कितना है, 0 एंड c इज योर 3/5। तो आपकी टर्म्स क्या बनी, ये वाली। तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शंस में आपने जो भी कांस्टेंट्स a, b, c एंड d यूज किए थे, आप उन कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हो। अब मुझे क्या करना है, इस टर्म को इंटीग्रेट करना है, वही है ये टर्म, ठीक है। तो इस टर्म को इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि मुझे इन पार्शियल फ्रैक्शंस वाले टर्म्स को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और सभी को किसकी रिस्पेक्ट में करना है, dx की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो देखिए क्या बनेगा, 1/5 एज कांस्टेंट बाहर आप लिख सकते हो, इट इज 1/x + 3 dx, and here 3/5 can be taken out and the remaining terms will be x/x² + 1 dx. Okay, now we have to integrate all these terms. You know that integration of this will be logarithm of modulus of x + 3, and integration of this term will be log of mod of x - 3, and now this term 3/5 as it is. आप देखिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 से ही डिवाइड करूं, ठीक है, देन इट विल बी 10। क्या होगा, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है और न्यूमिनेटर में उस फंक्शन का डेरिवेटिव है, ओके। x² + 1 को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2x, और आपको इसको इंटीग्रेट करना है, नीचे फंक्शन है ऊपर डिनोमिनेटर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट लॉगरिथम ऑफ दैट फंक्शन। तो ये फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूं तो ये टर्म क्या आ जाएगी, लॉगरिथम ऑफ दैट फंक्शन मींस x² + 1 एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विल गेट एडेड अप, ओके, एंड दिस इज योर आंसर। तो देखिए आपने कैसे क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक टर्म थी उसको पहले रिजॉल्व किया, एक टर्म रिजॉल्व नहीं हो पाई, उसको आपने पार्शियल फ्रैक्शंस की हेल्प से सॉल्व किया, एंड फाइनली हमें हमारा आंसर मिल गया है। नाउ हियर वी आर टेकिंग वन मोर एग्जांपल, वी हैव टू इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल। द थिंग दैट वी हैव टू नोट हियर इज दैट अगर मैं डिनोमिनेटर के टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स सेकेंड डिग्री में, और अब देखिए न्यूमिनेटर में भी जो डिग्री है दैट इज 2। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें ये डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमिनेटर से ज़्यादा थी,
बट अब क्या है, आपकी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की डिग्रीज जो है वो इक्वल है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आए जब आपकी डिग्री सेम है तो आप क्या करते हो, या आपकी डिग्री ज़्यादा है, न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, तो आप क्या करते हो, आप उन्हें सिंपल डिवाइड करते हो। ठीक है, मुझे एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से, और मैं डिवीजन तब तक करूंगी जब तक मेरी रिमाइंडर की डिग्री इससे कम ना हो जाए। ठीक है, हम कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक आपकी रिमाइंडर की डिग्रीज इससे कम आनी शुरू नहीं हो जाएंगी। तो आपको पता है मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, आपका ये फ्रैक्शन था, ठीक है, डिवाइड करके ये टर्म्स आई, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, कोशेंट इनटू कोशेंट मीन्स 1 प्लस 3x माइनस 2 मीन्स रिमाइंडर डिवाइडेड बाय दिस टर्म। तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया इससे जस्ट, और यहाँ पे उसको एज इट इज लिख दिया। अब देखो ये टर्म कैसे बन गई, अब डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है और न्यूमरेटर की डिग्री कम है। तो अब ये वैसा एक क्वेश्चन बन गया जैसे हमने अभी तक क्वेश्चन ट्राई किए थे। फिर हमने क्या किया, इसको फैक्टर्स बनाए, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शंस में इसको डिवाइड किया, a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2। तो ये वो स्टेप आ गया है जहां पे आपकी डिग्री डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर से ज्यादा है। आगे के स्टेप्स कंटिन्यू हमने सेम किए। फिर पार्शियल फ्रैक्शंस को कैसे किया, आपने यहाँ सॉल्व किया हमने पार्शियल फ्रैक्शंस को, ठीक है, इस टर्म के हमने दो फैक्टर्स बनाए, दो फ्रैक्शंस बनाई, फिर थ्रू आउट इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आप x को 1 पुट करोगे तो a की वैल्यू आएगी, x को 2 पुट करोगे तो b की वैल्यू आएगी। तो आपका x कितना आ रहा है, -1, और आपका b कितना है, 4। तो अगर मैंने इंटीग्रेट करूं तो देखिए क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x, दिस इज log ऑफ x माइनस 1 and this is 4 times log of x minus 2 plus c, constant of integration, and this is your answer. Now you have to evaluate these questions. You have some practice problems. Question number 1 is integrate the function x square plus x plus 1 divided by x minus 3 whole cube with respect to x. In second question you have to integrate the function 1 upon 1 plus 3 into e raised to power x plus 2 into e raised to power 2x, and the function again you have to integrate with respect to x. In third question the function is 1 upon e raised to power x minus 1 whole square, and in last question the fraction that you have to integrate is 7x square plus 3x plus 1 divided by x into x plus 1. Students try all these questions. I hope आपको ये समझ आया होगा।